हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की जो है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी हम 4th एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी पहली तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवाई थी और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलूँगा कि इन एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से करना है। ये आपको केस स्टडी में क्वेश्चन जो है वो 99% आपको आने वाला है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनकी स्टेटमेंट पर मत जाया करो, एक कहानी सी होती है बट आपने बस ठंडे दिमाग से कहानी को पढ़ना है। तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है पी, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये सब बातें मैं आपको वैसे ना बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि ये लैंग्वेज है। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की और डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। तो ये बातों का आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट पी ऑन ग्राउंड। अब ग्राउंड पर कोई पी पॉइंट है, अब ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे समझा करो, ठीक है। उस वहाँ पर भी ना कोशिश करना पेपर में भी एक मतलब कि रफ कागज में एक बार रफ डायग्राम बना के देख लेना। अगर आपके सारे एस्पेक्ट मतलब परफेक्टली मैच कर रहे हैं, मतलब डायग्राम बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी डायग्राम बिल्कुल सही है। और अगर आपने एक बार डायग्राम बना ली उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से हम कहीं ऊपर देख रहे हैं, तो टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही बना दी बिल्डिंग सी, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 मीटर टॉल है, ठीक। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ फ्लैग इज होइस्टेड, होइस्टेड मतलब उसके ऊपर लहरा रहा है एक फ्लैग एट दी टॉप ऑफ। देखो हमेशा ना ये बात देखो, ये क्या है, फुट ऑफ बिल्डिंग है और ये क्या है, टॉप ऑफ बिल्डिंग है। तो क्या लिखा है, ए फ्लैग इज होइस्टेड, होइस्टेड मतलब वहाँ पर लहरा रहा है फ्लैग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये टॉप है बिल्डिंग का, तो ये आपका फ्लैग है यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, फ्लैग है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ मतलब होता है फ्लैग का पोल, यहाँ पर केवल फ्लैग पोल भी लिखा रहता होता है। फ्लैग स्टाफ का मतलब भी वही है कि जो फ्लैग मतलब कि अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ, इसके टॉप पर अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, उन्होंने ये बताना भूल गया, बिल्डिंग के साथ 30 डिग्री एंगल है और जो हमारा वो है ना फ्लैग के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है फ्रॉम पॉइंट पी। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, मतलब इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है इस फ्लैग की, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमें फाइंड करना है। आई होप पहले आपको डायग्राम समझ में आई होगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को डिस्कस। अब जिनको डायग्राम समझ में आ गई है मतलब उनका क्वेश्चन जो है वो अभी हो चुका है, ठीक है। तो पहले ऐसा करें, डायग्राम यहाँ पर बना ले। अब देखो ये आपको डायग्राम समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये आपकी ग्रीन में बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग में आपके नोट्स बाकी नोट्स के लिखा था वो समझ में आए, ठीक है। अब ये जो ग्रीन एंगल है वो बिल्डिंग का है, अब ये ऑरेंज एंगल है वो फ्लैग का एंगल है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, ये जस्ट मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड, में फाइंड करना है ए पी मतलब इसका और इसका आपस में दूरी, और लेंथ ऑफ फ्लैग पोल एंड बी सी, ठीक है। तो ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो ये आपको पहले पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें ना दो ट्रायंगल्स हैं, तो दो ट्रायंगल्स वाला पहली बार क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो बड़े ही मतलब इन चीज़ों में ना बहुत अच्छे होते हैं, बट बहुत से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आता। तो पहले ना इसमें दो ट्रायंगल्स है, तो पहले तो वो समझ लो। देखो दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ट्रायंगल ये है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर मैं आपको बिल्डिंग अलग से दिखा पाऊँ, ये बी है, ये ए है, ये पी है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है आपकी और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो पहले हम इसी ट्रायंगल से अपना काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी पी, जो मर्जी बोलो, अब इसमें एंगल कितना है, ठीक है। ध्यान से, थोड़ी एंगल से पहले देखो ये चीज़ हमें पता है, ये हमें फाइंड करनी है। आपको पता है पी ए में फाइंड करना है, तो पी और बी किस में होता है, टैन में। तो टैन एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, ये होता है पी बाय बी। अब आप मेरे को बात बताओ परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, एक बार लिख ही देता हूँ, ए बी, और बेस कितना है ए बी, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू भी आपको पता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3। अब ए बी आपका कितना है
ए बी आपका 10, ए पी हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ए पी इज इक्वल टू 10 इंटू √3। तो ये हमारी जो है, ये हमारी बिल्डिंग की मतलब सॉरी हाइट आ जाएगी, सॉरी ग्राउंड से डिस्टेंस आ जाएगा बिल्डिंग का 10 इंटू, आपको पता है इसमें बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है कि इसको ऐसे फिल कर दो। वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको दिया हुआ तो आप वैल्यू फिल कर देना। तो ये आपका ग्राउंड का डिस्टेंस है 17.32, ठीक है, यानी कि ये हमने जो है वो निकाल लिया। ठीक, अब हमें दूसरी तरफ जाना है, मतलब ये फ्लैग का डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने की, ये पोल की लंबाई कितनी है उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि एक पार्ट आपका क्वेश्चन का खत्म हो चुका है, ठीक है, तो हमने इसमें छोटी ट्रायंगल से 17.32 निकाल, मतलब ये निकाल लिया। अब हमारी किसकी बारी है, बी सी की। तो एक तरफ के लिए, मतलब एक बार के लिए मान लेते लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। अब इन ट्रायंगल, अब बड़ी ट्रायंगल ले लो, ए सी पी, ये बड़ी ट्रायंगल ले ली। नेम अलग अलग हो सकते हैं ट्रायंगल्स के, ठीक है। अब आपको पता है, फिर से देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये चीज़ हमें पता, मतलब ये चीज़ हमें पूरी पता है और ये चीज़ हमें आधी अधूरी पता है। तो पी और बी की बात हो रही है, तो यहाँ पर tan 45 आएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एग्जाम्पल नंबर 3 में, अगर 45 आ जाए मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। क्यों बराबर है आपको भी पता लग जाएगा। अब ये कितना है, परपेंडिकुलर, सॉरी कितना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये सारा कितना है, ए सी, और बी कितना है हमारा, ए पी। अब tan 45 1 होता है, इसलिए सब कुछ बराबर है। तो ए सी अपॉन ए पी है 17.32, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ इतना आ गया, इज इक्वल टू ए सी। तो वेच एम्प्लाइज, अब देखो ए सी की आ गई हाइट, ठीक है, तो ए सी हमने 17.32 निकाल लिया। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ए सी इज इक्वल टू 17.32। तो वेच एम्प्लाइज, अब ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी से बना हुआ है, ठीक है। वेच एम्प्लाइज, अब ए बी अपना है 10, बी सी अपना है एक्स, ठीक है, एक्स मानना मानो, नहीं माना ना मानो। वैसे भी आपको पता है ये पूरा 17.32 आ गया, तो 10 उसमें से घटा दो तो 7.32 ही आएगा। तो 17.32 में से 10 माइनस कर दो तो एक्स कितना आ गया, 7.32। देयरफॉर लेंथ, जो भी उन्होंने बोला, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है, हर एक क्वेश्चन से कोई सीख रहे हैं कि डायग्राम ऐसे भी आ सकती है कि एक ही जगह पर दो एंगल बने हैं, पहले इससे 30 बन रहा है और ऊपर वाले से 45 बन रहा है। मेन आपका, मैं आपको बार बार यही कहूँगा, मेन आपका ध्यान जो है वो डायग्राम पर होना। अगर कोई डायग्राम बन गई उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी है। 30 से मैंने ये निकाल लिया, अब जब ग्राउंड निकल गया तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 5th की बात करते हैं। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल लगेगा, बट बिलीव मी मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा फील करवा दूंगा। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ग्राउंड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, वो बिल्कुल सीधा ग्राउंड है, उस पर एक टावर जो है वो खड़ा है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। शेडो ऑफ टावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब वर्ड है इसमें, शेडो ऑफ अ टावर। इसमें शेडो की बात हो रही है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हाट इट इज 60 डिग्री। ऐसा ही है ना, देन व्हेन है यहाँ पर, तो यहाँ मैंने व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड हाइट ऑफ टावर। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मान लो आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और वहाँ पर एक टावर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सन है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो आल्टीट्यूड ऑफ सन या सन से आल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, मतलब वो एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर सन है तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मतलब उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, नीचे से देखूँ तो और कम एंगल हो गया, मतलब 30 डिग्री बन रहा है। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब एल्टीट्यूड का मतलब ये है। अब उससे भी पहले मुझे आपको एक और बात समझानी है। देखो कुछ बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता। तो मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर ना पीछे से, अब मान लो सन बिल्कुल ऊपर है, तो अब देखो सन ऊपर है, मैं आपको दिखाऊंगा।
अब आपको शेडो दिख रही है, ये सन मेरा ऊपर है, मेरी लाइट ऊपर है। अब मेरा सन ना नीचे आ गया, आपको लाइट भी दिख रही होगी, सन नीचे आ गया। तो आपने गौर किया कि जैसे सन ऊपर था तो शेडो कम लंबी है। अब जैसे ही सन नीचे आया, नीचे आने से मतलब मेरा एंगल जो है वो कम हुआ, तो शेडो लंबी हो गई। नीचे आने से, सन के नीचे आने से, आपको भी पता है सन जब नीचे, मतलब जब सन छिप रहा होता है या उग रहा होता है, आपकी शेडो लंबी बनती है। दोपहर को आपकी शेडो बहुत छोटी होती है, सन बिल्कुल आपके ऊपर होता है। तो एंगल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि सन दो जगह पर है। एक तो है मतलब ऊपर है, मतलब बड़ा एंगल है 60 डिग्री पर है। एक है नीचे एंगल है तो 30 डिग्री पर है। मुझे आपको ये बात समझानी है, अगर यहाँ से रोशनी पड़ रही है तो अगर ऊपर है सन तो इसकी शेडो यहाँ पर बनेगी, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। और अगर एंगल की सन नीचे है तो ये मतलब कुछ फ्लैट सा बनेगा, शेडो लंबी होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है। अब उन्होंने ये बोला है कि देखो जो मतलब कि शेडो ऑफ टावर है ना, जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब जो नई शेडो बनी है वो 40 मीटर ज़्यादा है। अब आपको पता है ज़्यादा किस केस में बनेगी, 30 डिग्री पर ज़्यादा बनेगी। तो ये जो है वो पुरानी वाली से, देखो ये पहले वाली शेडो है, अब उससे जो नई शेडो बनी है, उसके बाद जो नई शेडो बनी है वो 40 मीटर ज़्यादा लंबी है। मतलब उससे वो, मतलब टोटल शेडो पहले एक्स थी, अब कितनी होगी, एक्स प्लस 40। तो ये बात मेन समझने वाली है। यहाँ पर पहले डायग्राम जो है वो बना ले। अब देखो ये डायग्राम जो है आपको समझाने के लिए पेपर में आपको ये सन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या समझाया आपको कि सन अगर नीचे होता है तो शेडो लंबी बनती है, अगर ऊपर होता है तो मतलब जो एंगल है वो, सॉरी जो शेडो है वो छोटी बनती है। अब सोच के देखो, ये मतलब कि ऊपर की ओर है, और अगर मैं इसे फ्लैट नीचे को करूँगा मतलब 30 डिग्री एंगल यही बनेगा ना, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर शेडो छोटी है, 30 डिग्री पर शेडो जो है वो लंबी है। कितना फ़र्क है, क्योंकि कुछ बच्चों को यही समझ नहीं आता कि कौन सी शेडो लंबी बनेगी, इसलिए मैंने आपको फील करवाया कि जब सन नीचे होता है शेडो लंबी बनती है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये शेडो 60 डिग्री पर, तो बी सी को मैंने एक्स मान लिया। अगर बी सी एक्स है तो बी डी जो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। तो वो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं जो बी डी शेडो है वो 40 मीटर लंबी है, तो मतलब बी डी कितनी हुई, पहले से प्लस 40 कर दिया। तो यानी कि ये हिस्सा 40 हुआ, 40 मीटर, और ये हिस्सा कितना हुआ, एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, पहले तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात इसमें जो मुश्किल है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं दी हुई, ये भी कंप्लीट नहीं दिया हुआ, तो ये हमें पूछा है। तो क्या करें, तो देखो सबसे पहले तो हमेशा ये देखा करो कि ट्रायंगल्स कौन कौन सी काम आएंगी। हमेशा हमें राइट एंगल देखनी होती है। ऐसे तो बहुत सारी ट्रायंगल्स बनती हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था। पिछले क्वेश्चंस में हमने एक तो ये ट्रायंगल ली थी और एक बड़ी वाली इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल्स हैं वो इस तरह से है। तो पहले मैं ट्रायंगल लूँगा इन ट्रायंगल छोटी वाली ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ना मुझे यहाँ पर और यहाँ पर ही रिलेशन चाहिए, यहाँ पर मैं tan 60 का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसलिए मैं tan ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि tan क्यों ले रहे हैं। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर है एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कितना है हमारा बी सी। अगर आप tan 60 की वैल्यू टेबल पर देखोगे तो वो होती है √3। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमारा एक्स है, तो विच एम्प्लाइज ए बी की वैल्यू आ गई √3 इंटू एक्स, ठीक है। ये भी कुछ खास हमें पता नहीं लगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन होगी। तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल बड़ी, ऐसा नहीं है कि ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये कंप्लीट राइट एंगल लेनी पड़ेगी। उसका नाम है ए बी डी, ए बी डी, बड़ी वाली ट्रायंगल। अब इसमें tan 30 लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका फिर से ए बी है, और बेस आपका कितना है बी डी, और बी डी की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है 40 प्लस एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी है √3x, और ये कितनी है 40 प्लस एक्स। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1, मतलब मैंने जो है वो ए बी की वैल्यू यहाँ से फिल कर ली। अब tan 30 कितना होता है 1/√3, यहाँ पर कितना है √3x, 40 प्लस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना 40 प्लस एक्स, √3 को √3 से करेंगे तो 3x, ठीक है। अब x को उधर ले जाओ, विच एम्प्लाइज 40 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 40 इज इक्वल टू 2x। तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया हमारा
तो x आ गया जी हमारा 20 मीटर। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, ये हमें से पूछा नहीं है पेपर में, और केस स्टडी के क्वेश्चंस में ऐसे बीच में से वो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि पहले वाले की शेडो जो है वो 60 डिग्री पर जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल शेडो की लेंथ कितनी है, 40 + 20 60। बट उन्होंने हमें हाइट ऑफ टावर पूछा है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, उसको मैं जस्ट नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो देख लो, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ए बी कितना था, √3x, ठीक है। x की वैल्यू 20 थी, वो मैंने फिल की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, और इन सभी क्वेश्चन से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ सीखी थी, यहाँ पर हमने ये सीखी है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था। पहले मैंने यहाँ से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया, फिर मैंने बड़ी ट्रायंगल ली और वहाँ से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाली, दोनों को इक्वेट किया और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर 6th की हम बात करें तो इसमें भी ना स्टेटमेंट को पढ़ने में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। पहले उसको ही मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना, ठीक है। इतनी बात आप याद रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between two buildings. तो यहाँ पर दो बिल्डिंग्स की बात हुई, ठीक है। यहाँ पर दो बिल्डिंग्स की बात हुई है। एक को उन्होंने बिल्डिंग बोला, एक को उन्होंने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बोला। तो पहले तो बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि सर बड़ी कौन, वैसे तो पता ही है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी होगी, बट फिर भी मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये पूछा उन्होंने, एक तो पहले ग्राउंड बना लो, ये ग्राउंड आपका, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम किसी जगह से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये MB है, ये अकेला बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप है, ये बॉटम है उसका। सेम ये बिल्डिंग का बॉटम है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, किसकी ओर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप का और इसके बॉटम की ओर देख रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है। जो एक एंगल है वो पहला एंगल तो ये बन रहा है हमारा 30, मतलब जो ये वाला एंगल है ये कम है, ये 30 डिग्री है, और जो मतलब कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 45 डिग्री। आई होप इसको आप समझ पा रहे हो। और तो मैंने आपको ये समझाया था कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, बट ये वाला एंगल और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ध्यान से, को Z बन रहा है उल्टा। तो यहाँ पर भी अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पर मतलब अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे बनाएं तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो उन्होंने बोला भी है टॉप का 30 डिग्री है, बॉटम का 45, तभी रिस्पेक्टिवली लिखा है। हर एक बात का ध्यान रखा करो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ, मतलब हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। दोबारा से फिर बताता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये आपकी छोटी बिल्डिंग है, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर खड़े हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, मतलब ये बिल्डिंग बड़ी है। तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं। टॉप पर एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री पर बन रहा है और बॉटम पर जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो मैंने ऊपर से एंगल बनाए थे, तो बेसिकली ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस भी जो है ये भी हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहले डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपके सामने आपकी सारी जो है वो डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आया कि ये जो एंगल होते हैं, हमको पहले बता चुका हूँ, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से बनते हैं। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो इस लाइन के साथ यहाँ पर एंगल 45 होगा। ये हम बेसिक में कर चुके हैं। अगर ये टॉप पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है डिप्रेशन का, तो इस लाइन के साथ ये 30 डिग्री बनेगा।
अब इस एंगल को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ा, तो मैंने बना दिया। तो मैंने वही लिखा है कि ये जो है इसके पैरेलल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको ऐसे बना दो और नीचे ट्रायंगल ऐसी हो, मतलब ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते। तो इसमें मैंने पैरेलल लिखा है, ये लिखो चाहे ना लिखो, आपको पता है कि ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें पी सी फाइंड करना है। और वैसे मैं एक बात लिखना भूल गया, यहाँ पर हमें उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स मतलब ए सी भी फाइंड करने को बोला है, एंड ए सी, ठीक है। अब फिर से देखो, ध्यान से देखो, हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो मुझे थोड़ा सा हौसला तो है, क्योंकि अभी अभी हमने इसका क्वेश्चन किया है। यहाँ पर भी, इसमें भी ना हमें ये पता था 40 है, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो आपने बस यही याद रखना है कि ट्रायंगल्स वही काउंट करनी है जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब ये 8 मीटर, ये भी 8, ये आपको पता है ना। चलो अब देखो पहली ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी सी, मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जब 45 आता है ना, तो मेरे दिमाग में बड़ी मुझे खुशी होती है, क्योंकि 45 का मतलब है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ठीक है। अब आपको पता है tan 45 भी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है ये हिस्सा मुझे निकालना है, ये भी मुझे निकालना है, आधा मुझे पता है, तो p/b। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा, पी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा पी सी, और बेस कितना नीचे कितना है, ए सी। अब tan 45 तो 1 होता है, तो पी सी बाय ए सी, तो विच एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इज इक्वल टू पी सी आ गया, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा ए सी बराबर पी सी आ गया, थोड़ा सा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है पी सी को मैं पी डी प्लस डी सी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से मुझे डी सी की वैल्यू पता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो पिछला क्वेश्चन भी था, इसमें भी हमने दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करने वाले हैं। जो छोटी ट्रायंगल है उसमें जो है वो ये वाली ट्रायंगल यूज़ होगी, बी पी बी डी, ठीक है। अब ये हिस्सा मुझे मतलब पता नहीं है, ये हिस्सा मुझे निकालना है। अब ये और ये हिस्सा बराबर है, तो क्यों ना मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, ए सी इज इक्वल टू बी डी, बट ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। तो विच एम्प्लाइज बी डी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ पी डी प्लस 8, ठीक है। इसको आप नंबर दे दो 1। मैं बी डी की वैल्यू निकाल ली, मतलब ए सी की वैल्यू मैंने निकाल ली, ए सी को इन टर्म्स मैंने ये निकाल लिया पी डी प्लस 8, ठीक है। अब उससे जो मैंने यहाँ पर ए सी निकाला है, यहाँ पर अब ए सी को मैं बी डी के इक्वल लिख सकता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया। अब इन ट्रायंगल जो छोटी ट्रायंगल है बी डी पी, ठीक है, आपको पता है ये भी 90 का एंगल था, यही कंसीडर करनी थी, ये भी 90 का एंगल है। अब यहाँ पर भी हमें इसके बारे में कुछ पता है, ये निकालना है, तो कौन सा बनेगा tan 30, ये कितना होता है p/b। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर है पी डी, और बेस कितना है बी डी। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी डी कितना है, पी डी हमें निकालना है, और बी डी कितना है पी डी प्लस 8। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पी डी प्लस 8 इज इक्वल टू पी डी इंटू √3। अब क्योंकि मुझे पी डी ही चाहिए, क्योंकि डी सी तो मुझे पता ही है, तो ऐसा करो पी डी को एक साइड कर लो, 8 इज इक्वल टू पी डी इंटू √3 माइनस पी डी। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से पी डी कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा √3, पी डी बाहर है 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज पी डी की वैल्यू आ गई 8/√3 -1। वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, इसमें जस्ट 8 को ऐड कर देना, बट बुक से मैच कर लेते हैं ताकि हमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो रैशनलाइज कर लो, ठीक है। जो भी नीचे है उसका साइन बदल के बीच में, तो कितना आएगा 8 इंटू √3 + 1, नीचे कितना आएगा a² - b², ठीक है। आपको पता है
हम ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज पी डी कितना आएगा, 8√3 + 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 8√3 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको कर दो जी आप कट, तो कितना आएगा 4। तो विच एम्प्लाइज पी डी कितना आ गया 4√3 + 1। अब आपको पता है, देखो पी डी हमने निकाल लिया, हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है जी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। देखो आपको पता है हमें हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग निकालना है, वो ये रही पी डी प्लस डी सी। ठीक है, तो मैंने पी डी की वैल्यू और डी सी कितना 18 को मतलब कि ऐड किया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाए। इसको मैं नेक्स्ट पेज को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब साथ में हमें ये भी डिस्टेंस भी फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अब ये ग्राउंड और डिस्टेंस मतलब ए सी कितना था पी डी प्लस 8, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर थे, पी सी मतलब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो मैंने 4 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 + 4√3 आ गया। 4 कॉमन लिया तो 4 × 3 + √3 आंसर आ गया। अब आपको ये भी पता है कि जो ए सी था मतलब जो नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो था वो बराबर था। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, मतलब ए सी बराबर पी सी, तो मतलब जितनी पी सी की वैल्यू उतनी ए सी की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो सबसे मैं आपको हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, समझने वाली बात बस यही है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको डायग्राम आपने बहुत देख के बनानी है। तो यहाँ पर बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो मैं ये डिसाइड करना था कि मतलब कि जो एंगल है वो कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से हम देख रहे हैं। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब नीचे देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि नीचे एंगल बन रहा है 45 का, ऊपर बन रहा है 30 डिग्री का। तो मतलब ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट एंगल ये 30 है तो ये भी 30, यहाँ पे इसको मिलाना पड़ेगा ताकि 30 डिग्री एंगल मैं बना पाऊँ। ठीक है, अब ये हिस्सा बराबर है, ये और ये बराबर है, और वहाँ से हमने अपना क्वेश्चन जो है वो कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार बोल रहा हूँ केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने इन क्वेश्चंस को जो है बहुत ध्यान से करना है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है। इनफैक्ट ये तीनों आज की वीडियो की तीनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक लास्ट एग्जाम्पल रहेगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स को लेके या पिछली की कोई भी एग्जाम्पल को लेके कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।